चेयरमैन पीटीआई यानी साबिक वजीर आजम इमरान खान को पकड़ना, उनको हाथ डालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। और ये हुकूमत चाहते हुए भी चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार नहीं करा सकी। चेयरमैन पीटीआई की पार्टी पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगवा सकी, क्योंकि जब से पीडीएम हुकूमत बरसर इख्तिदार आई है तब से बुलंद-ओ-बांग दावे तो किए गए और कहा यह गया कि चेयरमैन पीटीआई को नाअहल भी होना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए। क्या है जो चेयरमैन पीटीआई के पास है? क्या है जो उनको गिरफ्तार होने से रोकता है? क्या है जो उनकी नाअहली की तलवार को सर से हटाए हुए है? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई यानी साबिक वजीर आजम इमरान खान को पकड़ना, उनको हाथ डालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। और ये बात ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स इस्टेब्लिश हो गई है, क्योंकि जब से पीडीएम हुकूमत बरसर इख्तिदार आई है तब से बुलंद-ओ-बांग दावे तो किए गए और कहा यह गया कि चेयरमैन पीटीआई को नाअहल भी होना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए, तोशाखाना केस, अलकादर ट्रस्ट केस, इवन टीरियन वाइट केस, तनसीह निकाह केस, यानी ये केस तो वो केस, ये अदालत तो वो अदालत। चेयरमैन पीटीआई मुख्तलिफ अदालतों में पेशियाबी भुगतते रहे, आज भी मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटिशन की है, तोशाखाना केस भी है, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर आमद भी है। ये सारा मामला है, ये तो तफसील से आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो बात देखने की है वो ये है कि ये हुकूमत चाहते हुए भी चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार नहीं करा सकी। चेयरमैन पीटीआई की पार्टी पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगवा सकी, अभी तक उन्हें पॉलिटिकल प्रोसेस से आउट नहीं कर सकी। हत्ता कि जॉइंट सिटिंग के अंदर, जो पार्लियामान की जॉइंट सिटिंग थी, उसके अंदर एक बिल लाया गया, इंतहा पसंदी और तशद्दुद को जवाज़ बनाकर ये कहा गया कि वो पार्टी जो इसमें मुलव्विस होगी उसको पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अपने ही यानी ट्रेरी बेंचेस की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आए, रिजर्वेशन आए, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने उस बिल को उठा के साइड पे कर दिया, यानी अल्टीमेटली उस कोशिश में भी कामयाब नहीं हो सके। क्या है जो चेयरमैन पीटीआई के पास है? क्या है जो उनको गिरफ्तार होने से रोकता है? क्या है जो उनकी नाअहली की तलवार को सर से हटाए हुए है? ये बड़ी सोचने की बात है। क्या वो किस्मत के इतने धनी हैं या फिर स्ट्रैटेजी वाइज ऐसी स्ट्रैटेजी डिवाइस करते हैं कि जिससे बच जाते हैं? अभी तक तो ये इस्टेब्लिश हुआ है कि वो रेजिलियंट है, बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है, स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आप किसी को ऑफ़र देते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे लिए सेफ़ एग्ज़िट है, आप ये तैयारा पकड़ो और बाहर चले जाओ। वो शर्त मानने को भी तैयार नहीं है कि बाहर नहीं चला जाऊँगा, मैं यहाँ रह के खेलूँगा, ग्राउंड में खेलूँगा और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। इसी रविश के ऊपर अभी तक वो कायम है और उसका उन्हें किसी ना किसी हद तक फ़ायदा भी हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि 9 मई इंसिडेंट असल में फ़ौज के अंदर एक बगावत की साजिश थी, यानी फ़ौज को फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाने की एक मज़मूम कोशिश थी। आज जब चेयरमैन पीटीआई अदालत गए तो सहाफ़ी की तरफ से सवाल हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने आपके बारे में ये कहा है, जिसको रिस्पॉन्ड बड़े मुदब्बराना अंदाज में इमरान खान साहब ने किया, बग़ैर तैश में, बग़ैर गुस्से में आए हुए, कि ये असल में आर्मी चीफ़ के कंधे को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वज़ीर आज़म आर्मी चीफ़ के शोल्डर को इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरे ख़िलाफ़। यानी दिखाई ये दे रहा है कि वो जो क्रैक्स हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन है, वो कहीं ना कहीं ख्वाहिश रखते हैं कि उन क्रैक्स को फिल किया जाए, उनको बेहतर किया जाए। और फिर कुछ राब्ता कारी की कोशिशें भी मुश्तरका दोस्तों के थ्रू की गई कि जिसमें कुछ यकीन दहानियाँ वहाँ से हुई, कुछ यकीन दहानियाँ यहाँ से हुई कि हम अटैक नहीं करेंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो जारहाना इनिंग नहीं खेल रहे जो किसी वक्त में खेल रहे थे। और फिर उनके जो लोग हैं वो पार्लियामान के अंदर बहुत सारी करारदादों की मंजूरी के अंदर, बिलों की मंजूरी के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर सहूलतकारी भी कर रहे हैं। ऑल दो पीटीआई ने उनको शो कॉज नोटिस इशू किए हैं, लेकिन वो सहूलतकारी भी कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन लगता ये है कि कोई ना कोई चैनल ऐसा है जो ऑपरेट कर रहा है और कहीं ना कहीं गुफ्तो शनीद तो हो रही है। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, बल्कि बातचीत हो रही है। उस बातचीत के अंदर ब्रेक थ्रू कितना है ये क्वेश्चनेबल हो सकता है, इस पर सवाल हो सकता है। अब आज बड़ा इंपॉर्टेंट केस था और वो था तोशाखाना का। तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने 3 बजे तक इमरान खान साहब को बयान कलम बंद करने की मोहलत दी थी, यानी आज 3 बजे तक उन्होंने बयान कलम बंद कराना था, लेकिन वो 3 बजे अदालत में पेश नहीं हुए, यानी रवायती अंदाज में वो अदालत के सामने नहीं आए। और उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पिटिशन दायर कर दी, यानी इस ट्रायल के खिलाफ एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आ गई। और अचंभे की बात यह है, हैरानकुन बात यह है
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आनन फानन इमरान खान की उस दरख्वास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया, यानी वो दरख्वास्त सुनने के लिए मंजूर कर ली गई, समाअत के लिए मंजूर हो गई, उसको नंबर भी अलॉट हो गया। एक तरफ तो हुमायूं दिलावर साहब की अदालत है, वो इस केस को इतना तेज़ी से यूं लग रहा था कि जैसे 2-3-4 रोज़ के अंदर, क्योंकि जो ड्यूटी रोस्टर आया छुट्टियों के अंदर भी उसमें ये दिखाई दिया कि 5 अगस्त तक ड्यूटी रोस्टर में हुमायूं दिलावर साहब की अदालत लग रही थी और गुमान गालिब था कि 5 अगस्त तक इस केस का कोई ना कोई जो हतमी नतीजा है वो सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक कमाल होशियारी से और कमाल चालाकी से इमरान खान साहब ने अपने वकील की वसातत से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है कि वो चैम्बर में जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे होते हैं जनाब उमर अता बंदियाल साहब, वो ये कह रहे होते हैं कि आइए दरख्वास्त लाइए, दरख्वास्त फौरी तौर पर लगा देंगे। अब ये ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस 2018 से पहले जो कुछ हो रहा था, पनामा केस आता है और पनामा केस को फौरी तौर पर चलाया जाता है एज क्विकली एज पॉसिबल, और ये कहा जाता है कि 25 जुलाई 2018 से पहले इस रेफरेंस का कोई ना कोई नतीजा निकालना है। इस रेफरेंस में आपने मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा शामिल हैं, इस रेफरेंस को तो आप फौरी तौर पे बिल्कुल सेट कीजिए और उसका नतीजा दीजिए और बाकी 2 रेफरेंसेस को बाद में देखेंगे। यानी ऐसे डिले हुआ कि अपीलें भी नहीं सुनी गई, पिटिशन भी टेकअप नहीं की गई, और कितनी कमाल फुर्ती का मुजाहिरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले में किया। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का मामला है कि जहां पर अदालतों के तरफ से दिए गए फैसलों को भी सेट असाइड कर दिया जाता है, ओवरथ्रो कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो ये तो एक ख़ास नज़ीर है। यानी अब इसको कोई सहूलतकारी कहे, इमरान दास जज कहे, कुछ भी कहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भरपूर सहूलतकारी तो हो रही है। यानी अभी तो चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट हाथ ना तो डालने के लिए राजी होगी, ना ही इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस सेटअप की मौजूदगी में इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं। अब उमर अता बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के अंदर 1.5 महीने का अरसा रह गया, यानी 16 सितंबर को वो अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल करके घर चले जाएंगे। लेकिन जितना कंट्रोवर्शियल दौर उमर अता बंदियाल साहब का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहा है, शायद ही कोई चीफ जस्टिस हो। ज़ाहिर है इफ्तिखार चौधरी के बारे में हमने सुना, और फिर उसके बाद जो जुडिशल मर्डर भुट्टो के को कहा जाता है, और फिर इवन सबसे पहले नज़रिया ज़रूरत का जो मामला 1955 के अंदर आया और मौलवी तमीज़ुद्दीन केस था, तब से लेके अदालतें बड़ी कंट्रोवर्शियल रही हैं। लेकिन बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब जितने मुतनाज़े अपने इस टेन्योर के अंदर हुए हैं, शायद ही हुए हों। यानी एक तो बैकलॉग है केसेस का, वो बैकलॉग अपनी जगह पर है, केसेस पड़े हुए हैं। एक आम साइल जो है उसका केस लगता नहीं है। इवन एक बंदा जहानी फ़ानी से कूच कर जाता है और बाद में पता चलता है कि उस केस का फ़ैसला उसके मरने के बाद हो रहा है, जब वो ज़ाहिर है उसकी रूह परवास कर गई है। अभी अगर प्रोमिनेंट केसेस की बात की जाए जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूरी जज हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो कहते हैं जब तक इसका फैसला नहीं होगा वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे रही है। फिर रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट जो है दैट इज़ ऑल्सो हैंगिंग इन द एयर, उसका फैसला भी नहीं आ रहा है। फिर सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला है, उसका फैसला भी इस अदालत ने लटकाया हुआ है। मैं सिर्फ प्रोमिनेंट केसेस की बात कर रहा हूँ। फिर पनामा केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही कहा कि नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली का तो आपने ट्रायल कर लिया, जो बाकी 400 से ज़ायद लोग थे उनका क्या करना है, अभी तक पनामा केस का फैसला नहीं हुआ। फिर एक और बड़ा प्रोमिनेंट केस है और वो अरशद शरीफ कत्ल केस है। अरशद शरीफ कत्ल केस की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। अरशद शरीफ को इंसाफ और अरशद शरीफ के अहले खाना को इंसाफ कौन फराहम करेगा, ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सारे का सारा इंसाफ, यानी उनकी नज़र में इंसाफ का मतलब है तहरीक इंसाफ, या इंसाफ का मतलब है चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इसके अलावा इंसाफ कोई नहीं है। तो ये पैरेलल केसेस अभी पड़े हुए हैं, प्रोमिनेंट वंस, और उसके अलावा जो बैकलॉग है अदालत का वो अपनी जगह पर है। जब ये उमर अता बंदियाल साहब छोड़ के जाएंगे तो फिर यकीनन आज शायद लोग खुल के इजहार ना कर सके, लेकिन उस वक्त खुल के बातें होना शुरू हो जाएंगी इन केसेस पर भी, और उस बैकलॉग के ऊपर भी, और इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी कि क्या कारकर्दगी रही है, कितनी खूबसूरत कारकर्दगी जनाब उमर अता बंदियाल साहब छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा को आना है, और बहुत से लोग नज़रें जमाए हुए हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर। और अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मुझे सर उठाता हुआ नज़र आ रहा है वो ये है कि आपको याद होगा कि पंजाब और केपी के अंदर जो इंतखाबात का मामला है, वो इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर भी कोई डिसीजन नहीं ले सकी, यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकी।
मुझे ये चैलेंज सर उठाता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो वफाक के अंदर इंतखाबात हैं वो भी असम्बलीज की रेजोल्यूशन के 90 रोज के अंदर ना हो सके। अब ये केस अल्टीमेटली जस्टिस काजी फायज ईसा जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, ये उनके पास आना है और फिर देखना यह कि जस्टिस काजी फायज ईसा इस मामले में क्या करेंगे। उमर अता बंदयाल ने तो जो करना था, जितना कमजोरी जाहिर करनी थी वो कर दी है। अब आएंगे जस्टिस काजी फायज ईसा और उस वक्त अगर 90 रोज में इंतखाबात नहीं होते, जो कि मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो उस वक्त प्रैक्टिकली उस जजमेंट को कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने उस फैसले की इंप्लीमेंटेशन अमलदारी भी करा सकेगी या वो भी उमर अता बंदयाल की तरह ही कमज़ोर होंगे। और फिर जिस तरह बहुत से जो सियासी फरीकैन हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको रिलीफ पहुंचेगा, तो वो रिलीफ भी मिल पाएगा या वो भी खाम ख्याली हो जाएगी। तो ये तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाबात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जैसे ही चेंजेस आएंगी, यानी जैसे टॉप नॉच जजेस के अंदर चेंजेस आएंगी उमर अता बंदयाल साहब के जाने के बाद, जब टेक ओवर करेंगे फायज ईसा साहब, तो इन सवालात के जवाब जो है उस वक्त ही मिल पाएंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।